आज के मेहमान। अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् आनन्द मङ्गल मङ्गलम् हितप्रियं भारत भारतम् हितप्रियं भारत भारतम् स्वागतम् शुभ स्वागतम् अथ स्वागतम् शुभ स्वागतम्। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं अभिनेत्री स्मिता जयकर। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी नंदिनी। ये क्या किया तुमने? पिछले 8 महीनों से ये तमाशा हमारे पीठ पीछे चल रहा है और किसी को कानों का खबर तक नहीं हुई। तुमने मुझे भी नहीं बताया। नफरत हो गई मुझे। मेरे प्यार में लोग दीवाने होते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं कि वो इस तरह की हरकत करेगा। मैं भी वही दीवानगी महसूस कर रही हूँ। पता ही नहीं चला कब प्यार हो गया। पता ही नहीं चला माँ, पता ही नहीं चला मुझे। अपनी मर्जी से प्यार करने की इजाजत नहीं है किसी को इस घर में। अपने खानदान की कुछ रिवायतें हैं। तुम्हारे बाबा की बहुत इज्जत करते हैं लोग। आज तुम्हारी वजह से उन्हें अपना सर झुकाना पड़ा। सिर्फ तुम्हारी वजह से। सर उठा के ये तुमने कैसे सोचा कि वो इतना बड़ा सदमा बर्दाश्त कर पाएंगे? किसे मालूम क्या वो छोटी सी मुलाकात इतने गहरे रिश्ते में बदल जाएगी। समीर कहता है बाबा उससे बहुत प्यार करते हैं। वो जरूर मान जाएंगे माँ। कैसे मान जाएंगे? जरूर मान जाएंगे। उस विदेशी के साथ तुम्हारी शादी, जिसके ना खानदान का पता है ना पिछली जिंदगी का। तुम्हारी शादी वनराज के साथ तय हो चुकी है। कुंडलियां मिला चुके हैं हम लोग। वचन दे चुके हैं। शादी की रस्म समझाते वक्त जब फेरे लिए तब ऐसा लगा जैसे सारी कायनात हमारी मिलन का जश्न मना रही है माँ। फेरे, शादी की रस्म, किस हद तक पहुंचा है तुम्हारा रिश्ता? क्या तुम वो तो नहीं कर बैठी जिससे हमें शर्मिंदा होना पड़े? बोलो नंदिनी, नंदिनी बोलो। क्या उसने तुम्हें कहीं छुआ है? बताओ नंदिनी। यहाँ माँ। बस करो नंदिनी, मैं नहीं सुन सकती। उसने मेरी आत्मा को छुआ है माँ। उसकी आंखें मेरे रगों में बेतहाशा दौड़ रही है और हर वक्त मुझे देखती है। मुझे 2 हिस्सों में मत बांटो माँ, मैं उसके बिना नहीं जी पाऊंगी। मैं सिर्फ उसकी हो सकती हूँ नंदिनी। मैं उससे प्यार करती हूँ माँ। मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। नंदिनी, मेरी मदद करो माँ। होश में आओ नंदिनी। पापा को मना दो। संभालो अपने आप को। मेरी बात सुनो नंदिनी, मेरी बात सुनो। मैं बाबा को समझाने की कोशिश करूंगी, लेकिन जब तक मैं वापस नहीं आती तुम यहाँ से हिलोगी नहीं, समझी? स्मिता जी, बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियोज में। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच। स्मिता जी, आपका जो ताल्लुक है वो एक ऐसी फैमिली से है जो कानून की विशेषज्ञ है। जी बिल्कुल। तो वहां से अभिनय की यात्रा कैसे हो गई? क्योंकि आपने तो खुद लॉ की पढ़ाई कर रखी है। जी की है। एक्चुअली मैंने लॉ के लास्ट 2 years आई डिड आफ्टर आई गॉट मैरिड। शादी के बाद में मेरे लास्ट 2 years ऑफ लॉ मैंने कंप्लीट किया। उस दौरान मुझे 2 बेटे भी हो गए। तो 2 छोटे बच्चों को घर पे छोड़कर प्रोफेशन में घुस जाना वो मेरे लिए मुमकिन नहीं था। तो इसके लिए वो गैप पड़ गया। अब वैसे भी मुझे लॉ में इतना इंटरेस्ट है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। आई वॉज ऑलवेज आर्ट ओरिएंटेड। जी, लेकिन फिर ये लॉ की तरफ जाने वाला मामला कैसे था? हाँ, ये ऐसे हुआ कि जब मेरी शादी तय हुई, इट वाज अ लव मैरिज। जी। तो मेरे आई वांटेड टू डू एक्चुअली साइकोलॉजी, लेकिन वेरी प्रोटेक्टेड चाइल्डहुड। उस जमाने में लड़कियों को बहुत दूर नहीं भेजा जाता था। मानखुर्द वगैरह में जाना, कलीना में था। एंड आई यूज्ड टू लिव इन टाउन। तो माय फादर यूज्ड टू से कि भाई नहीं, इतना दूर तो मैं तुमको नहीं भेजूंगा। तो मैं कलीना में मेरी साइकोलॉजी की एजुकेशन नहीं कर पाई, तो बीए तक ही रुक गई। उसके आगे की एजुकेशन नहीं की। तो ऐसे मुझे बीए तक तो रुकना है नहीं, आगे तो पढ़ना है। तो तब तक आई हैड मेट माय हस्बैंड इन कॉलेज। घर पे ऐसे हुआ कि इनके घर में जयकर फैमिली के सारे लोग लॉयर्स हैं, सारे सोलिसिटर्स हैं। बिल्कुल। तुम क्यों नहीं लॉ करती हो? मेरे तब वुड भी हस्बैंड ने, जो अभी के मेरे हस्बैंड ने, उन्होंने भी बोला कि तुम लॉ करो, शायद तुमको यूज तो हो जाएगा। हम लोग सब फैमिली है लॉयर्स की, तो कहीं पे तुम्हारा वो एजुकेशन की कुछ यूज हो जाएगी। सो आई वाज फोर्स्ड टू डू लॉ। उस दौरान शादी हुई, फिर शादी के बाद बच्चे हुए, फटाफट एजुकेशन कंप्लीट हुआ लॉ का। तो मैं लॉ प्रैक्टिस नहीं कर पाई। बट आई वॉज ऑलवेज आर्ट ओरिएंटेड। मुझे हमेशा आर्ट की तरफ ही ज्यादा झुकाव था। तो उस दौरान मैंने इकेबाना, आई डिड माई मास्टर इन इकेबाना। आई लर्न पियानो फॉर सम टाइम। मैंने पेटी सीखी, नाट्य संगीत, मराठी नाट्य संगीत सीखा, जस्ट ऐसे ही, मतलब टाइम पास के लिए। देन आई टू डू पेंटिंग, आई टू डू फैब्रिक पेंटिंग। उसकी वो क्लासेस थे मेरे। मैं किसी जमाने में ब्राइडल मेहंदी किया करती थी। काफी बिजी रहती थी। हाँ, तो ये सारी चीजें, बिकॉज आई टू लव डूइंग आर्ट थिंग्स, आर्टिस्टिक थिंग्स। तो इसके लिए तो लॉ की प्रैक्टिस नहीं हो पाई मेरी।
This is how my journey has started, very honestly. जी देखिए कितनी मजेदार बातें पता चलें कि आपने थोड़े दिन पियानो भी सीखा है, जी। हारमोनियम भी अभी प्ले मत बोलिए किया बजाने के लिए है। प्लीज। वो नहीं हो नहीं मैं सकता। वहां नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये सही जगह है जहां पर हम आपकी पसंद का पहला गाना बजाएं। पियानो और- वाला? हाँ दिल के झरोके मैं तुझको। चलते हैं फिर पियानो सॉन्ग सुनते हैं। ठीक है। हिंदी सिनेमा में कितनी इंटरेस्टिंग बात है कि हीरोइंस हो या हीरो हो, प्यार का इजहार या बेवफाई की बातों का इजहार पियानो पर होता रहा है। हाँ, एक जमाने में तो पिक्चर्स में तो वो बड़ा बेबी ग्रैंड पियानो वो होता तो ऐसे खुल के वो बड़ा सा, एंड एक्टर्स को पियानो बजाना आता नहीं था तो तो यूं वो ऐसे उंगलियां पटकते हाँ, अजीब सी उंगलियां पटकती थी उनकी, और वो था मतलब एवरीबॉडी हैज डन दैट इन दोस अर्लियर बिल्कुल डेज। बिल्कुल। तो अभी सुनते हैं ये गाना, जी। पियानो सॉन्ग है इसलिए क्योंकि आपका कहीं ना कहीं पियानो से ताल्लुक Connect रहा है। सुनते हैं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। कल तेरे जलवे पर आए भी होंगे, लेकिन झलक मेरे ख्वाबों में होगी। फूलों की डोली में होगी तू रुखसत, लेकिन महक मेरे सांसों में होगी। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास।
बिरहा की धूप में साथी बने हैं। अभी तेरे सुर्ख होठों के प्याले मेरे तस्वुर में साथी बने हैं। अभी तेरी जुल्फ के मस्त साए बिरहा की धूप में साथी बने हैं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। मेरी मोहब्बत को ठुकरा दे चाहे मैं कोई तुझसे ना शिकवा करूंगा। आंखों में रहती है तस्वीर तेरी सारी उम्र तेरी पूजा करूंगा। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूंगा मैं दिल के पास, मत हो मेरी जाऊं उदास। अच्छा, ये इतनी सारी आर्टिस्टिक चीजें, आर्ट से जुड़ी चीजें आप कर रही थीं और अचानक कानून की पढ़ाई की तरफ मुड़ गई थीं, लेकिन ये जो रंगमंच है, थिएटर वाला जो पक्ष है, वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो स्कूल से या कॉलेज से? सर मैं आपको क्या बताऊं, मेरी कहानी एक अद्भुत है। ऊपर वाला शायद मेरी ऊपर बहुत नजर है, उसकी क्लोज लुक है उनका मेरी तरफ। तो ये भी एक अचानक से हुई है बात जी। इट्स सो हैपेंड, हम लोग पहले प्रार्थना समाज में हर हॉस्पिटल के सामने रहते थे जब शादी हुई। सिचुएशन ऐसी हुई थी, हमको घर बदलना था और वहां पे मेरे सारे क्लासेस वासेस, मेरे स्टूडेंट्स सब था उधर प्रार्थना समाज में। तो वो सडनली एक कनेक्शन टूट गया एंड तब मोबाइल फोन्स नहीं आई थी तब, एंड लैंडलाइन दूसरे घर में तब फिक्स नहीं हुई थी, तो वो सारा कनेक्शन मेरा टूट गया सभी लोगों से। फिर जब घर चेंज किया तो मैं यही सोचती रही, सर मैं करूँ क्या? बच्चे स्कूल जाते थे तब, मतलब अभी शुरू हुआ था उनका स्कूल। सर अभी मैं करूँ क्या? मैं पागल हो रही थी। सर मैं घर पे बैठ के यूं ही ऐसे टेलीविजन देख के और ऐसे ही इधर उधर टाइम पास करके नहीं हो सकता है। तो तब सिर्फ दूरदर्शन था, तो वहां पे जो न्यूज अनाउंसर्स एंड न्यूज रीडर्स एंड और थे, तो मुझे एक ब्राइट आइडिया से चलो मैं इधर अप्लाई तो करूँ। टाउन में रहती थी तो टेलीविजन सेंटर वॉज वेरी क्लोज टू मी। ऐसे बच्चे जब स्कूल से आएंगे या कहीं से आएंगे तो तब तक मैं तो घर लौट आऊंगी, ये अच्छा आइडिया है, चलो कुछ तो करूंगी। ये सोच के मैंने टेलीविजन सेंटर में डायरेक्टर को एक एप्लीकेशन फॉर्म देने के लिए मैं डायरेक्ट दूरदर्शन सेंटर पे गई। फिर वहां पे मुझे एक सुधीर पाटणकर करके वो साहब थे, वो जो लीगल प्रोग्राम्स वहां बोरिंग उस वक्त कोर्टाची पायरी एंड कायदे विषयक सलाह लीगल प्रोग्राम्स आया, कानूनी सलाहों वाले थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको कंपेयर क्यों नहीं करती? सर ये क्या हो रहा है? अभी ये तो मैं आई थी अनाउंसर बनने के लिए। ऐसे नहीं बोलूंगी मैं, बिकॉज कहीं पे तो घुस जाऊं। ऐसे मैं वहां पे घुस गई। तो वहां पे क्या हुआ था, बिकॉज आई वॉज अ लॉयर, दे सेड आई वांट यू टू डू दैट। एंड वहां पे एक दिवाली के टाइम पे उनका कुछ बड़ा सा प्रोग्राम था। उस वक्त के बैरिस्टर भोसले और जो जजेस थे उनके साथ वो जो प्रोग्राम था ना, वाज द कंपेयर। और लोगों को वो प्रोग्राम बहुत पसंद आया, तो उनको बहुत सारी चिट्ठियां आई कि आपकी कंपेयर बहुत अच्छी है, कंपेयर बहुत अच्छी है। ऐसे रोके तो मुझे और उनके प्रोग्राम की कंपेयर बहुत अच्छी है। ये सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। देखिए क्या क्या होता है। फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि और कुछ प्रोग्राम्स आप मेरे लिए कंपेयर करें। तो ऐसे करके मैंने और 2-4 प्रोग्राम्स उनके कंपेयर किए। तब वहां पे बीपी सिंह साहब हुआ करते थे, जो भूत वाली जो पिक्चर है सीआईडी वीआईडी जो करते हैं, वहां पे ही वाज अ वेरी बिग मैन देन, ओवर देयर नाउ आल्सो इज अ वेरी बिग मैन। तो बीपी सिंह साहब ने मुझे बोला, 100 करके सीरियल आया करती थी, बड़ी फेमस थी उस वक्त दूरदर्शन पे। उन्होंने बोला कि आप एक एपिसोड में एक्टिंग करेंगी। आई सेड ये कहाँ जा रही हूँ मैं, क्या हो क्या रहा है? आई सेड सर मुझे एक्टिंग करना आता नहीं है। तो बोले कुछ नहीं, डायलॉग बोल दो, वैसे तुम कॉन्फिडेंट लगती हो, जब कंपेयर करती हो तो डायलॉग बोल दो, बाकी हम देख लेंगे।
ठीक है चलो ट्राई करते हैं। ऐसे मैंने एक एपिसोड किया जो लोगों को बहुत पसंद आया, तो वहां से एक उस वक्त दूरदर्शन पे आह्वान करके 13 एपिसोडिक सीरियल आया करती थी, विच वॉज वेरी 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 फेमस इन दोज डेज। 13 एपिसोड में कोई स्टार बन जाता था उस वक्त भाई। 300 1300 एपिसोड होने के बाद भी लोगों को पता भी नहीं चलता कि सीरियल है। तो आई डिड दैट सीरियल एंड फ्रॉम देयर आई नेवर लुक्ड बैक। हिंदी, मराठी, स्टेज, एड फिल्म्स तो तब जब रामायण महाभारत आया करता था तब जी। मेरी अकेली की अबाउट 14 एड्स यूज्ड टू कम एट वन टाइम। तो इतना ज्यादा आप एडवर्टाइजिंग में भी बिजी हो गए। हाँ, सब कुछ एक पटाख जैसे लगता है ना, जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। तो इसी तरह से छप्पर फाड़ के सब चीजें मेरे ऊपर गिर रही थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, मैं कहाँ जा रही हूँ। जी, तो कंपेयरिंग एंकरिंग और एंकरिंग से फिर आप एक्टिंग में आ गई और हाँ, देखिए, और फिर कहाँ से जो है कहाँ। सिलसिला आगे बढ़ता चला गया। मैंने सुना आप थोड़ी दिन तक क्विज मास्टर रही थी, एक क्विज शो किया था आपने। एक मैंने किया था, इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है वो करना, एंकरिंग करना भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है। वो आगे कुछ बना नहीं, मैंने कोशिश करी हूँ कि मुझे कोई एंकरिंग का अगर प्रोग्राम कुछ मिले तो आई वुड लव टू डू इट। चलिए इसी बात पर एक गाना सुनते हैं। मान लीजिए कि आप एंकर होती रेडियो में, तो कौन सा गाना सुनवाती हैं आप? मुझे पुराने हिंदी सॉन्ग्स बहुत पसंद है। बिल्कुल, हाँ। और हमारा चैनल तो इसी बात के लिए जाना जाता है। हाँ, आई लव ओल्ड हिंदी सॉन्ग्स, आई लव ओल्ड हिंदी सॉन्ग। लता दीदी का वो जो एक गाना है लग जा गले, आई लव दैट सॉन्ग। बिल्कुल। वो मुझे बहुत अच्छा लगता तो है। सुनते हैं, ये गाना म्यूजिक मदन मोहन साहब का है। जी। बहुत ही शानदार गाना है। लता जी और मदन मोहन साहब का जो कॉम्बिनेशन था जी। वो तो गजब का था। सुनते हैं। लग जा गले के फिर हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले हमको मिली है आज ये घड़ियां नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर से जन्म मुलाकात हो न हो। लग जा गले पास आइए कि हम नहीं आएंगे बार बार, बाहें गले में डाल के हम रोले ज़ार ज़ार, आँखों से फिर ये प्यार की बरसात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले के फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर से जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले
मराठी थिएटर की बात करते हैं हम। अभी बहुत सारी बातें हुई जहां पर आप सीरियल करने लगी और वो सब हुआ। आपका जो एक बहुत ही प्रसिद्ध मराठी नाटक है आई रिटायर होते, वो किस तरह से आया था और उसका क्या रिस्पॉन्स था, क्योंकि उसको उससे पहले दूसरी अभिनेत्रियां भी कर चुकी थी। भक्ति बर्वे जी। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया अभिनेत्री। जी जी। मराठी स्टेज हैज रियली लॉस्ट अ वेरी वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। भक्ति जी गुजर गई, उसके बाद में ऑलमोस्ट आफ्टर 8 इयर्स ये मराठी नाटक फिर से उसको करने के लिए मेरे पास वो प्रोड्यूसर आए थे और मैंने कहा कि ये नाटक मैं करूंगी। आई वॉज नॉट अवेयर, तब मैंने सोचा भी नहीं था कि मेरी कंपैरिजन भक्ति ताई से होगी। और लेकिन जब आप ये एक्सेप्ट कर रही थी तो कहीं इस बात का डर नहीं था कि ऑलरेडी उन्होंने उसको एक लेवल तक नहीं, पहुंचाया मैंने हुआ सोचा भी नहीं था। वो नाटक इतना बढ़िया था। जी। आई सेड नो, आई एम गोइंग टू डू दिस प्ले विदाउट थिंकिंग। और रिहर्सल्स हमारी शुरू हुई। बहुत सारे प्रेस लोगों ने आके मेरी ये भी की, मतलब दे रियली टोर मी अपार्ट, यू कैन से। किसी एक प्रेस वाले ने तब मुझे पूछा भी था कि आपकी हिम्मत कैसी हुई भक्ति बर्वे का नाटक करने की। आई सेड ये क्या बात हुई? आई सेड इसका मतलब है बाल गंधर्व ने जो नाटक किया था, वो जो उनकी जो छवि जो बनी है, उसके बाद में किसी को नाटक ही नहीं करना चाहिए। ये तो आप नहीं कह सकते कि आपको पसंद ना आए। हो सकता है कि आई एम नॉट गारंटीइंग कि ओके आई विल बी एज गुड एज हर और बेटर देन हर, आई डोंट गारंटी दैट। आपको नहीं पसंद आएगा, बट इसका मतलब ये नहीं कि किसी को कोशिश नहीं करनी चाहिए। ये गलत है कि आप कोशिश ही ना करें, किसी और का नाटक करना ही नहीं है, ये दैट इज रॉन्ग। सो आई सेड आई एम गोइंग टू ट्राई। पीपल डोंट लाइक इट, आई एक्सेप्ट इट, फाइन। कि भाई मैं उनके दर्जे की एक्ट्रेस हूं नहीं, ये तो मैं मानती हूँ पहले से ही। अगर नहीं पसंद आए तो फाइन, इट्स ऑल राइट। जरूरी नहीं है कि हर काम आप हाथ में ले उसमें आप कामयाबी हासिल ही करें, लेकिन चैलेंज तो ले सकते हैं। 100%। लेकिन वो नाटक लोगों को बहुत अच्छा लगा। वी डिड अबाउट 250 shows. Being a rerun, we still did 250 shows of that play. And अब आज भी बहुत मेरे दिल के करीब है वो प्ले, वो ड्रामा, वो मतलब उनके एक एक वर्ड्स, उनकी लाइंस, द वे इट इज रिटन। अशोक पाटोळे साहब ने जब आप वो कर रही होती थी, जाहिर है कि चैलेंज तो था ही, आपने ये कहा। मंच पर उस भूमिका को कामयाब होते हुए और उसके बाद उसको अदा करना, आई के कैरेक्टर को, कितना किस तरह का होता था आपके लिए? वो एक्सपीरियंस क्या था? क्योंकि एक चैलेंज था और आपने उसको साबित कर दिया था कि आप वो कर सकती हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ द पीपल, द पब्लिक वाज एक्सीलेंट। आपके मन में क्या चल रहा होता था जब आप मंच पर होती थी? आई हैव टू गेट इनटू दैट कैरेक्टर। जी। मतलब एक एक लाइन बोलना मुझे बहुत अच्छा लगता था। एक एक लाइन बड़े चाव से चबा के उस लाइन को मैं थ्रो करती थी। यू नो, इट वाज अ वेरी वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब नाटक का वही है कि जब आप वहां पे होते हैं, यू आर एब्सोल्युटली इन दैट प्रेजेंट मोमेंट। एक तरह का ट्रांस है वो। हाँ, बिल्कुल ट्रांस है। एंड एज दे से दैट यू शुड बी इन द नाउ, इन द प्रेजेंट। नाटक में आप उसको एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि यू आर एब्सोल्युटली इन द प्रेजेंट। मतलब कहीं पे भी आपका ध्यान जरा सा भी इधर उधर हट जाता है तो यू आर लॉस्ट, ब्लैंक। हाँ, ब्लैंक हो जाएंगे या भूल जाएंगे, आगे का क्यू मिस करेंगे, कुछ हो जाएगा। यू हैव टू बी इन दैट प्रेजेंट मोमेंट एट दैट टाइम। दैट इज द ब्यूटी ऑफ नाटक। बिल्कुल ब्यूटीफुल इट वाज। एंड लोगों का रिस्पॉन्स देखिए, औरतें आके मेरी पैर वैर छूती थी एंड ऑल दैट। यू नो, मुझे अजीब सा लगता था सर भाई ऐसा मत करो, बट इतना वो उनसे कनेक्ट हुआ था वो प्ले। एंड थोड़ा सा हमने पहले जो था उससे थोड़ा सा हमने चेंज किया था, बिकॉज आज के जमाने अभी लोगों के पास मोबाइल्स हैं, लोगों के पास वो जो औरत पहले कपड़े खुद धोती थी, अब वॉशिंग मशीन्स हैं, और उनकी 3-3 फैक्ट्रियां दिखाई थी। तो मतलब वो एक अपर मिडिल क्लास फैमिली की थी, तो व्हाई शुड शी वॉश हर ओन क्लोथ्स एंड ऑल दैट। तो उसको थोड़ा सा हमने उसको अपग्रेड किया था उस जमाने के हिसाब से आपने बदलाव किया। कंटेम्परराइज किया था उसको हमने। जी जी, वेरी वेरी नाइसली डन। अब चूंकि इस नाटक की बात और माँ की भूमिका की बात हुई है, तो मुझे लगता है कि ऐसा गाना सुना जाए जिसमें माँ की बातें हों। एक मेरी एक बड़ी फेमस हुई थी फिल्म थी यारियां, उसमें एक माँ का गाना बहुत बढ़िया है। जी बिल्कुल। जो हाँ, जो थोड़ा मेरे पर, मतलब वो बेटा मेरे लिए गाता है वो गाना। इट्स एंड दिव्या कुमार खोसला की फिल्म। या शी हैज डायरेक्टेड इट, वेरी नाइसली डायरेक्टेड, एंड बहुत ही हिट हुई थी। तो इसका गाना सुनते हैं, यारियां का, लोगों को बहुत पसंद आएगा। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी माँ, ओ माँ। जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी। एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे गुम। आज भी कोई चोट लगे तो
अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था। तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरी बातों में अपनी हर एक में उलझन का हल पा लेता था। वो तेरे हाथों की रोटी अक्सर ही भूख से ज्यादा खा लेता था। तेरा नाम है, तेरा नाम है, जो सबको रुलाती हो। आज भी मेरी बात चले तो याद आती हो, याद आती हो। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो। मेरी माँ, मेरी आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जानी मानी अभिनेत्री स्मिता जयकर। इनसे हम बातें कर रहे हैं इनकी जिंदगी, इनके करियर और इनकी शख्सियत के कई अलग अलग पहलुओं के बारे में। आइए सुनते हैं आगे की बातचीत। ये थिएटर की बातें तो हो गई, क्या जितनी ख्याति आपको इस नाटक से मिली उतनी किसी और नाटक से मिली, या उतना आनंद, उतनी संतुष्टि आपको किसी और नाटक से मिली? उसके बाद मैंने नाटक नहीं किया है जी, बिकॉज फॉर मी नाटक करना मतलब आई हैव टू फॉल इन लव विद माय रोल। बिल्कुल। बिकॉज नाटक आप कितनी बार वही लाइव परफॉर्मेंस होती है, उतनी बार आपको वो स्फूर्ति होनी चाहिए कि हाँ आज मुझे मेरा शो है आज, यू शुड लुक फॉरवर्ड टू इट। तो उस तरह की स्क्रिप्ट भी नहीं आई, फिर मैंने नाटक किया नहीं ज्यादा बिकॉज आई गॉट वेरी वेरी बिजी इन फिल्म्स। जी जी। फिल्मों में आई कैसे थी, मतलब पहला कदम जो था ना, हाँ। वो क्या इस नाटक की वजह से था या और दूसरे रोल्स की वजह से था? वो एक मैं आगे का कंप्लीट करती हूँ। कितनी कंफर्टेबल हैं आप गुजराती मुझे में? बहुत अच्छी आती है गुजराती, अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छी तरह से बोलती हूँ मैं गुजराती। लेकिन नाटक की भाषा, इवन मराठी, ऐसे बोलना और नाटक में बोलना, वो भाषा चेंज हो जाती है थोड़ी सी। वैसे गुजराती भी भाषा चेंज हो जाती है। तो रिहर्सल्स तो बहुत बढ़िया हुई एंड इट्स अ वेरी वेरी हिट प्ले। अच्छा। थोड़ू लॉजिक थोड़ू मैजिक। ओहो, ये कॉमेडी है क्या? नहीं, कॉमेडी नहीं है, जी जी। बट कॉमिक है, मतलब हंसते हैं आप रोते रोते नहीं रहते। हाँ। जैसे हंसते हंसते कोई मीठी शुगर कोटेड पिल देते हैं, बिल्कुल, उस तरह का बिल्कुल। है। मैसेज बहुत अच्छा है लेकिन मीठे तरह से आपको दिया जाता है। जी, इतनी बढ़िया बात थिएटर की आप कर रही हैं, तो सहज ही ये सवाल मेरे जहन में आया कि जितना ज्यादा मीडिया का, विजुअल मीडिया का एक्सपोजर आज के जमाने में हो रहा है, टेलीविजन का या फिल्मों का, रंगमंच पर इसका क्या असर पड़ा है? जो थिएटर के हार्डकोर लवर्स है वो थिएटर देखने आते हैं। जी। आई लव टू वॉच थिएटर, इट इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सिनेमा देखना और थिएटर देखना इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस कंप्लीटली। तो जो थिएटर के दर्दी हैं वो थिएटर देखने जरूर आते हैं, डेफिनेटली आते हैं। तो उसका असर पिक्चर की जगह है और थिएटर की जगह है। दोनों एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। हाँ, नहीं ले सकते। जी। अब बात करते हैं कि किस तरह से आप सिनेमा की दुनिया में आई थी। हाँ, सिनेमा की दुनिया में यूं हुआ कि जॉन मैथ्यू के साथ मैंने बहुत सारी एड फिल्म्स की थी। जी। तो उन्होंने मुझे सरफरोश के लिए पूछा कि ये ऐसा पिक्चर है, और तब मुझे सिनेमा में इतना इंटरेस्ट नहीं था उस वक्त। तो उन्होंने बोला कि देखो, आई एम डायरेक्टिंग इट, हमारे सब तुम्हारे पहचान वाले लोग हैं सारे, तुम कंफर्टेबल रहोगे, और आमिर की मदर का रोल करना है। सो सर, आमिर की मदर, आई एम अ डाई हार्ड फैन ऑफ आमिर, आई फील ही इज अ वेरी वेरी ग्रेट एक्टर। तो सर, आमिर की मदर का रोल, तो उसको मना नहीं कर सकी, ऐसे नो, आई विल डू इट फॉर यू जॉन। जी जी। इस तरह से जो पेपर पे मैंने पिक्चर साइन की थी वो पहली थी सरफरोश। जी। लेकिन बिकॉज उसकी कहानी इस तरह की है, हिंदुस्तान पाकिस्तान वाली वो सारी कहानी, तो उनको वो परमिशंस मिलना, बॉर्डर का वो सारा चक्कर, उसमें वो पिक्चर लंबी चली, मतलब 4 साल लगे उस पिक्चर को कंप्लीट होते बिकॉज ऑफ द सब्जेक्ट। उस दौरान मेरी हम दिल दे चुके सनम आई,
बिकॉज उसकी शूटिंग वूटिंग तो सब हो गई, रिलीज भी हो गई। हम दिल दे चुके सनम सुपर डुपर हिट हुई, उसके इमीडिएटली बाद सरफरोश रिलीज हुई, वो सुपर डुपर हिट हुई। उसके बाद में ये सारे हम आपके दिल में रहते हैं, हमारा दिल आपके पास, वो हम वाली जो चीजें हैं वो सारे पिक्चरों में मैं काफी पिक्चर्स कर चुकी थी जी। तो वो सारी हिट हुई, मस्त हिट हुई, एक लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद हिट पिक्चर्स हुई। तब एट दैट पॉइंट इन टाइम आई वाज ऑल ओवर इन द फिल्म्स। मतलब ऑलमोस्ट अबाउट 12 इयर्स और सो मैंने सीरियल की तरफ देखा ही नहीं। जी जी। जब मैंने सीरियल की तरफ ये जब थोड़ा सा कम होने लगा तो मैंने सीरियल चैनल पे आता सीरियल राजश्री प्रोडक्शंस की, वो सीरियल जब आई तो ये बड़ा नया सा था, बिकॉज आई वॉज नॉट यूज टू द डेली एपिसोड एंड डेली वर्किंग एंड ये वो हेक्टिक शेड्यूल जो है, भयंकर हेक्टिक, बट इट्स वेरी कंफर्टेबल वर्किंग विद द राजश्री प्रोडक्शन बिकॉज दे आर वेरी वेरी कंफर्टेबल टू वर्क विद, वेरी नाइस पीपल, वेरी कंफर्टेबल। थैंक गॉड जो मैंने वापस मैंने जब सीरियल में काम करना शुरू हुआ मैंने राजश्री के साथ काम करना शुरू किया, दैट वाज वेरी गुड। सो आई नो नाउ कि क्या होता है सीरियल्स में। लेकिन सीरियल्स में काम मतलब मैं सोच के करूंगी आगे आइंदा। इट्स वेरी टैक्सिंग। जी जी, इट इज वेरी टैक्सिंग। बिल्कुल। फिल्मों की बातें हुई हैं, कौन सी फिल्म का गाना आप सुनवाना चाहेंगे? अभी तो और भी फिल्मों की बातें हम करने वाले हैं। देखिए, अगर फिल्म के बारे में आप पूछेंगे तो मेरी जो 2 फिल्में हैं जिसकी वजह से मैं जानी जाती हूँ, एक है हम दिल दे चुके सनम और एक है देवदास जी। और हमेशा हमेशा एक ग्रैटिट्यूड मेरी संजय लीला भंसाली को हमेशा होंगी, बिकॉज उनकी वजह से मैं हूँ, उनकी वजह से आज जो भी लोग मुझे जानते हैं। भले मैंने बहुत सारी हिट फिल्में दी हैं लेकिन आज फिर भी लोगों को सिर्फ वो 2 फिल्में याद आती है जब मेरा नाम सुनते हैं, मैं उनको जब बोलती हूँ। एनी ऑफ द सॉन्ग्स फ्रॉम दोस 2 मूवीज। मुझे हम दिल दे चुके सनम मुश्किल में डाल रही हैं। तो वो मुझे गाना बड़ा अच्छा लगता है, तड़प तड़प के। हाँ, वो वाला के का गाया हाँ, हुआ। के का जी। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। मतलब हम दिल दे चुके सनम के सारे गाने बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल। इवन उनका टाइटल सॉन्ग भी बहुत अच्छा है, हम दिल दे चुके सनम, बहुत ही सुंदर है। मुझ पर पिक्चराइज किया था वो काइट का गाना है, पतंग वाला गाना है जी। और आंखों की गुस्ताखियां, उसमें मैं हूँ, लेकिन मुझे गाने अभी मैं क्या बताऊं कौन सा गाना सुनाऊं। इनमें से कोई एक गाना सुन। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। अजब है इश्क यारा, पल दो पल की खुशियां, गम के खजाने मिलते हैं फिर मिलती है तन्हाइयां। कभी आंसू कभी आहे, कभी शिकवे कभी नाले, तेरा चेहरा नजर आए, तेरा चेहरा नजर आए, मुझे दिन के उजालों में तेरी यादें तड़पाए, तेरी यादें तड़पाए, रातों के अंधेरों में तेरा चेहरा नजर आए। मचल मचल के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में।
मिले खुदा तो पूछूंगा खुदाया जिस्म मुझे दे के मिट्टी का शीशे सा दिल क्यों बनाया और उस पे दिया फितरत के वो करता है मोहब्बत बहारे बा तेरी कुदरत बहारे बा तेरी कुदरत उस पे दे दिया किस्मत कभी है मिलन कभी फुरकत कभी है मिलन कभी फुरकत है यही क्या वो मोहब्बत बहारे बा तेरी कुदरत सिसक के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही मुझको सजा दी प्यार की ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए हाँ लुट गए तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। बातें फिल्मों की हो रही हैं और फिल्मों में अचानक हम वम वाली जितनी तमाम फिल्में एक के बाद एक आ गई थी। कितना मुश्किल था फिल्मी माँ बनना? बिल्कुल मुश्किल नहीं था जी, इसलिए कि मैं खुद माँ थी जब मैं नहीं, फिल्मों लेकिन में ये आई। जो फिल्मी माँ है ये बहुत ही नॉर्मल माँ से जरा ज्यादा मेलोड्रामेटिक होती है। सी व्हेन आई डिड हम दिल दे चुके सनम, सरफरोश में मैं आमिर की माँ को, इट वाज अ वेरी नॉर्मल माँ। बिल्कुल। हम दिल दे चुके सनम में भी ऐश्वर्या की माँ वाज अ नॉर्मल माँ, इट वाज नॉट समथिंग व्हिच इज अनबिलीवेबल माँ। फिर देवदास में भी जो रोल था वो भी ठीक था, पर उसके बाद में मैं एडजस्ट हो गई जो भी माँ का रोल मुझे देते हैं। और इनवेरिएबली वो जो माँ मुझे मिलती है करने के लिए वो रोल्स, वो हमेशा मैं बेचारी गरीब स्वीट सी होती हूँ। तो ऐसे ये एक्सप्रेशन मैं दे दे के अभी थक गई हूँ। वाकई ऑनेस्टली टुडे आई रियली वाज आई एम लुकिंग फॉर अ चेंज एंड हो चुकी है उसकी शूटिंग। रोहन सिप्पी वाली फिल्म है जी। नाम है उसका सोनाली केबल, बट आई एम प्लेइंग अ एमएलए इन दैट। मेरा Okay. उसमें लुक भी बड़ा अलग सा है एंड इट इज अ मतलब उस पिक्चर में आई हैव प्लेड बैडमिंटन एंड ऑल दैट। Okay. सो पूरा लुक अलग है, पूरी कैरेक्टराइजेशन उसकी अलग है पिक्चर की। सो आई वुड लाइक टू डू थिंग्स लाइक दैट नाउ। बिल्कुल। जो मैं आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दोस टाइप ऑफ मदर के सारे एक्सप्रेशंस मैं दे चुकी हूँ, अब जी। सैकड़ों बार दे चुकी हूँ। फिल्मों में जो माँ की भूमिका करने वाली अभिनेत्रियां उनकी एक लंबी परंपरा है। जी। सुलोचना जी के जमाने से उनका एक लेकर डायलॉग तो हर माँ आज तक भी बोलती है, जी। बेटा मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से गाजर का हलवा बनाया है। ये लाइन तो सुलोचना जी से आज मेरे तक चल आज तक रही के है। जी। सब माएं बोल चुकी हैं। बिल्कुल। तो आपने भी इस डायलॉग को बोलने का रिकॉर्ड बनाया होगा ना, बहुत सारी फिल्मों में आया होगा। नहीं, मैं अभी जब ये लाइन आती है मेरे पास, प्लीज 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 ये लाइन मुझसे मत बुलवाइए, मैं ये नहीं बोलूंगी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये जो फिल्मी दुनिया में ये जो माँ की भूमिकाएं निभाने की एक लंबी परंपरा रही है जिसमें सुलोचना जी से लेकर आज तक की अभिनेत्रियां शामिल हैं और उस परंपरा का आप भी हिस्सा हैं, ये इतनी स्टीरियोटाइप भूमिकाएं क्यों होती हैं? और आस्क दैट क्वेश्चन टू गॉड। मुझे नहीं लगता हम लोग इस सवाल का जवाब दे सकेंगे। जी जी। बट थैंकफुली साहब मैं अभी मैं रीमा या दिस जनरेशन, वो जो पहली अबला नारी करके जो माँ की एक एटीट्यूड थी वो नहीं है। टुडेज मदर्स आर वेरी दे शोन वेरी स्ट्रांग। मेरा हमदिल जी कृष्ण की वाली जो माँ है, शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। बिल्कुल। शी स्टैंड्स अप फॉर हर राइट्स एंड शी इज अ वेरी स्ट्रांग लेडी। मतलब बिल्कुल ये देवदास वाली माँ बिल्कुल अलग अगेन। सो शी इज नॉट दैट अबला हेल्पलेस वुमन कि अगर उसका हस्बैंड मर जाता है तो बेचारी सिलाई कर करके कपड़े धो धो के बर्तन मांज के बच्चों को पढ़ाई। इस तरह का एटीट्यूड अब इस तरह की माएं अब दिखाई नहीं देती आजकल कहीं पे भी, इवन इन रियल लाइफ। गाँव में पता नहीं, बट शहरों में तो मैं खुद उस तरह की माँ नहीं हूँ। तो टुडे यू डोंट सी दोस काइंड ऑफ वुमेन, बिचारी हेल्पलेस गरीब। No. Today women definitely can stand on their own feet. They manage and fast, फटाफट. They take their life in their own hands. बिल्कुल। संजय लीला भंसाली से कब किस तरह से मुलाकात हुई थी और शूटिंग पर वो किस तरह के होते हैं? कोई एक याद हमारे साथ बांटिए। संजय जी की मदर जो है लीला आंटी, मेरी एक तब उस जमाने में घुटन करके सीरियल आया करती थी दूरदर्शन, पता नहीं आप लोगों को याद है, बट वो मसूरी का पूरा बैकड्रॉप था एंड इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी लव्ड सीरियल बाय एवरीबॉडी।
तो वो लीला आंटी देखती थी हमेशा। और संजय जब ये इसकी कास्टिंग कर रहे थे तब उनको बोला था कि ये जो है लेडी, उसको ऐश्वर्या की मदर का रोल के लिए आप कास्ट कीजिए। तो जब कास्टिंग का समय आया तब उन्होंने मुझे बुलाया उस रोल के लिए, एंड तब उनकी खामोशी रिलीज हो चुकी थी जी। जो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हुई, लेकिन पिक्चर बहुत बढ़िया थी। और वैसे भी मैंने अभी अभी सिर्फ सरफरोशी साइन की थी, मैं उस लेवल पे नहीं थी कि मैं बोलूं कि मैं सॉरी व्हाई शुड आई वर्क विथ यू, कि क्या है आपकी कैलिबर क्या है, ये पूछने का तो था ही नहीं तब। संजय लीला बंसाली पहले खामोशी की मतलब फ्लॉप फिल्म के डायरेक्टर थे, मुझे क्या पता था आगे चल के क्या होने वाला है। Somehow when I met him, I liked him. He seemed to be a nice person. लीला आंटी से मैंने ऐसे चलो I'll do the film. Nice story, ऐसे चलो I'll do the film. एक खासियत है उनकी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्रिंसिपल एक्टर्स जो होते हैं उनको बाकायदा बुलाया जाता है, ये आपकी साड़ियां हैं, आपको इनमें से कौन से कलर्स पसंद है बताइए, आपके ओपनिंग सीन के लिए आप कौन सी साड़ी चूज करेंगी, क्या चाहिए, कौन सा कलर, आप अगर ये पहनेंगी तो आपके ऑपोजिट जो हैं वो ये पहनने वाले हैं, तो इस तरह से वो ओके, ये साड़ी अगर है उसकी ज्वेलरी क्या बनाएंगे उसके ये। सो ही गिव्स एवरी एक्टर सो मच ऑफ दैट इम्पोर्टेंस। तो मुझे अच्छा लगता है कि अगर डायरेक्टर मेरे कैरेक्टर में इंटरेस्ट लेता है तो मुझे उस कैरेक्टर में इंटरेस्ट लेना अच्छा लगता है। डायरेक्टर को ही मेरे कैरेक्टर में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर मुझे लगता है कि ठीक है, जो भी पहनेंगे जो भी करेंगे क्या फर्क पड़ता है। सो दिस वाज वन थिंग। एंड एक दूसरा है, अगर वो सीन मेरा है तो वो मेरा है, फिर सामने ऐश्वर्या राय हो, सलमान खान हो या कोई भी हो, तो अगर वो सीन मेरा है तो मेरा है। तो इसलिए वो जो उन दोनों पिक्चर्स में आप देखेंगे वो सीन्स आज तक लोगों को याद है, बिकॉज दैट सीन वॉज माइन, यू नो। एंड वो इंटरेस्ट लेके, बहुत इंटरेस्ट लेके, छोटी छोटी चीज मुझे याद है, व्हेन वी डिड दैट पतंग वाला गाना, सुबह की 7 की शिफ्ट हुआ करती थी, बिकॉज इट वॉज अ डे सॉन्ग, फिल्म सिटी में पूरा सेट लगा था। एवरी डे व्हेन यूज्ड टू नोटिस, यूज्ड टू से स्मिता, आज तुम्हारा बाल जरा थोड़ा सा वो हाइट जरा ज्यादा हो गया, थोड़ी सी कम करो, मुझे लगता है तुम्हारा लिपस्टिक का कलर आज चेंज हो गया। अच्छा, मुझे भी नहीं पता लगता है, तुमको कैसे पता लगता है भाई? मतलब इतना माइन्यूट ऑब्जर्वेशन, इतना परफेक्शन लेवल, और एक्टर्स के साथ ही वॉज वेरी 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 गुड, एक्सीलेंट। मतलब हमारे लिए जो वैन्स आते थे, ट्रेलर्स आते थे, एक मतलब जैसे घर का ही था, यू नो, बड़ा सा वैन एकदम। और दूसरी एक चीज, उनको ही लाइक्स प्रॉन्स वेरी मच, तो हमारी पाठारे प्रभु की जो एक पर्टिकुलर प्रॉन की एक रेसिपी है उनको बहुत अच्छी लगती है। देवदास की हमारी यूजुअली नाइट पे शूटिंग्स हुआ करती, तो आई कुड कैरी दैट प्रॉन डिश विद मी, सो आई हैड कैरीड वंस विद हिम। तो ही हैड कम इन माय ट्रेलर, वो डब्बे में वो पूरे कितने सारे प्रॉन्स थे, बैठ के अकेले उसने खाए ऐसे चाट के ऐसे। अभी लोग भूल जाएंगे उसको धोना, सर्वर्स को नहीं पता चलेगा इसको धोना है डब्बे को, इतना तुम चाट रहे हो उसको, यू नो। सो दीस वी हैव हैड वेरी नाइस मोमेंट्स ऑन द सेट, बोथ द सेट्स, इट वाज नाइस। वी यूज्ड टू एक्सचेंज स्पिरिचुअल बुक्स विद ईच अदर, ही हैज गॉट दैट स्पिरिचुअल बेंट अ लिटिल बिट, तो ही यूज्ड टू एक्सचेंज बुक्स, spiritual books and all that, talk about all these nice things, and it was wonderful working with him. I love to work with that man. देवदास से जुड़ी कोई याद बांटिए, फिर हम उसका गाना सुनेंगे। देवदास की यही वो प्रॉन्स का डब्बा, वो प्रॉन्स लेके गई थी मैं देवदास के सेट पर जी। ये तो हो गई। हाँ, दिन में हम आशिकी की शूटिंग कर रही थी, वो अर्जुन रामपाल एंड दिया मिर्जा, they were there in that film. तो दिन में उसकी शूटिंग हुआ करती थी, फिर रात को वो शूटिंग। देवदास की अभी बात निकली है तो मुझे याद है जब हम वो पहला ओपनिंग सीन, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर द ओपनिंग सीन, इट वाज अ हैंडल्ड कैमरा, एंड उनका वो पहला बंगला शुरू होता है, फिर बंगले के अंदर कैमरा जाता है, पूरे सब एक्टर्स को पकड़ता है, छोड़ता है, पकड़ता छोड़ता है, मेरे साथ कैमरा घूमता है और मैं पूरे घर में घूमती हूँ, एंड लास्ट में वो पियानो के पर रुक जाता है कैमरा, व्हेन आई सिट डाउन देयर। इट्स अ 12 मिनट शॉट, एंड हमको बोला था कि 9 बजे सब लोग आए, तैयार कोई नहीं होगा, ऐसे ही जो कपड़े पहन के आए हो वैसे ही आ जाओ। कैमरा के साथ हम उसकी दौड़ना था पूरे सेट, इधर उधर कैमरा, हैंडल कैमरा था, तो कैमरा ऑल्सो हैड टू रिहर्स विद अस, विद द एक्टर्स, कर करके हम लोग ऑलमोस्ट टिल लंच वी रैन अराउंड दैट सेट मस्ट एटलीस्ट अबाउट 10 टाइम्स और समथिंग टू गेट द परफेक्शन। फिर लंच किया, बोले अभी सो जाओ 1 घंटा, सब लोग आराम करो, तो हम लोग सोए थोड़ा सा लंच के बाद में, फिर बोले मेकअप वेकअप करो एंड विल डू द शॉट, इन 2 टेक्स द शॉट वाज डन। बट इतना वो ख्याल रखते थे, इवन हम दिल दे चुके सनम में इसके शॉट से, इफ आई वाज वर्किंग इन द डे, यू नो, वो स्वेलिंग आती है फेस पे थोड़ी सी, सो मेरे क्लोजअप थे, सेड नो स्मिता योर फेस इज लुकिंग वेरी स्वोलन, आई कैन नॉट टेक योर क्लोजअप नाउ, वी विल डू द सेम शॉट टुमारो मॉर्निंग। मेरे लिए मतलब मैं कोई बड़ी नहीं थी तब, मेरा नाम भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, बट फिर भी अगर डायरेक्टर मेरे में इतना इंटरेस्ट लेता है तो इट मेड मी फील नाइस, यू नो। हीरो हीरोइन के लिए तो चलो आज इधर पिंपल है, उधर वो है, आज ले लेंगे कल लेंगे, वो मैं समझ सकती हूँ, लेकिन मेरे लिए इतना कोई करता है तो इट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट, टचिंग मोमेंट्स व्हिच आई हैड विद दोस 2 फिल्म्स। देवदास का गाना सुन
सुनते हैं? कौन सा वाला? बिकॉज जो गाना, जिस गाने में मैं हूँ, मेरे ऊपर कोई पिक्चराइज नहीं किया है, लेकिन वो किरण खेर और मेरा जो कन्फ्रंटेशन, दैट्स द बेस्ट सीन ऑफ द होल फिल्म। बिल्कुल। उसके बाद में वो जो गाना एक है, लेकिन मुझे जो गाना अच्छा लगता है वो है डोला रे। तो डोला रे सुनते हैं। हाँ। हे डोला रे डोला रे डोला रे डोला, हे डोला रे।
चूंकि संजय लीला भंसाली की बातें हो चुकी हैं, तो मैं एक सवाल जो मेरा पीछे छूट गया था बातों बातों में, वो ये है कि आपने तमाम हीरोज की माँ का किरदार निभाया है। जी, मैं मदर इंडिया बन चुकी हूँ। तो सबसे अच्छा किस हीरो की माँ बन के लगा है? आमिर की। सरफरोश में जी। हालांकि मैंने एक ही पिक्चर उनके साथ की है, बट आई लाइक द वे ही वर्क्स। थोड़ा तफसील से बताइए। इन द सेंस कि आजकल नहीं बोलते हैं इतना लोग, लेकिन तब बहुत बोलते थे कि आमिर बहुत इंटरफियर करता है हर शॉट में। जी। तो मेरा ये मानना है, उसे मैं इंटरफियरेंस नहीं कहूंगी, उसे मैं कहूंगी कि अगर वो किसी चीज को और अच्छा करते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? आप हर चीज को इंटरफियरेंस करके क्यों उसको टैग लगाते हैं? बिकॉज ही हैज दिस हैबिट ऑफ एनहांसिंग एवरी सीन। दूसरा, अगेन, एक वो सीन जो था मेरा, देखो देखो वो चल भी नहीं सकता है और वो जा रहा है, ये वो, दैट वाज अ कंप्लीटली माय सीन। आमिर खान उस सेट पे है, लेकिन उसने कभी नहीं कहा कि भाई शी शुड हैव दैट डायलॉग, एंड उनकी वो तो बैक है, वो तो बैक से जा रहे हैं। तो दैट इज वन थिंग आई लाइक अबाउट अ कैरेक्टर, हुएवर इट इज। अगर ये सीन आपका, बड़े आप हीरो हैं, हीरोइन है, जो भी है, लेकिन अगर वो कैरेक्टर इनका सीन है तो इनका सीन है। हीरो हीरोइन तो पूरे पिक्चर में छा रहे हैं ना, उनका तो कुछ भी नहीं, उनके सॉन्ग्स हैं, सब कुछ तो उन्हीं के ऊपर है। तो अगर किसी एक्टर को एक अगर सीन मिलता है तो गिव इट टू हिम, इट बिकम्स अ बैलेंस पिक्चर। यू नो, कहा आप सी फ्रॉम मुगले आजम टिल डेट जो भी पिक्चरें हिट बनी है, दे हैव बीन बैलेंस्ड। हर शोले देखिए, इतने लोग, लगान देखिए, एक एक कैरेक्टर्स, वो फॉरेनर्स इतने 11 प्लेयर्स, ये 11 प्लेयर्स, फिर भी दो हीरोइन, ये वो, एक एक कैरेक्टर याद रहता है हर पिक्चर का। दैट इज अ बैलेंस फिल्म। यू नो, यू हैव टू हैव अ बैलेंस। सबको अगर कैरेक्टर कोई बना है तो उसका एक शुरुआत है, उसका पीक है और फिर एंड है ना, हर एक कैरेक्टर का। एक ग्राफ पूरा ग्राफ होना ही चाहिए, कंप्लीट ग्राफ। सो व्हिच ही ऑलवेज सॉ टू इट दैट इट वाज देयर, आमिर, when he did it, because there have been other actors whom I've worked with, they have only thought about themselves, you know, I won't mention names, but hai ki they've only thought about themselves. I personally respect somebody who respects the other person. सही है। अब एक मौका आपके लिए ये है कि आमिर खान के लिए एक गाना प्ले करने की बारी है। उनके तो बहुत सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं, उनके 3 इडियट्स वाले बहुत, आई हैड लव्ड दैट फिल्म ऑफ हिज 3 इडियट्स, एंड वो एक माँ का, उनका वो गाना भी बहुत बढ़िया है, उनका तारे ज़मीं पर, तारे ज़मीन पे। वाह वाह, वो गाना सुनते हैं फिर। प्रसून जोशी ने इसको लिखा। हाँ, ब्यूटीफुल। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। भीड़ में यूं ना छोड़ो मुझे, घर लौट के भी आना पाऊँ माँ। भेजना इतना दूर मुझको तू, याद भी तुझको आना पाऊँ माँ। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, क्या इतना बुरा मेरी माँ। जब भी कभी पापा मुझे जो जोर से झूला झूलाते हैं माँ, मेरी नजर ढूंढे तुझे
तुझसे मैं ये कहता नहीं, पर मैं सहम जाता हूँ माँ। चेहरे पे आने देता नहीं, दिल ही दिल में घबराता हूँ माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। मैं कभी बतलाता नहीं, पर अंधेरे से डरता हूँ मैं माँ। यूं तो मैं दिखलाता नहीं, तेरी परवाह करता हूँ मैं माँ। तुझे सब है पता है ना माँ, तुझे सब है पता मेरी माँ। आज के मेहमान कार्यक्रम में आज हमारे साथ थी जानी मानी अभिनेत्री स्मिता जयकर। इनसे बातचीत का सिलसिला अभी जारी है। अगले हफ्ते हम बात करेंगे इनकी शख्सियत के आध्यात्मिक पहलुओं के बारे में और इनकी जिंदगी के और अलग अलग हिस्सों के बारे में। तो जरूर सुनिएगा अगले हफ्ते आज के मेहमान कार्यक्रम। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग इंजीनियर मंगेश सांगले और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।